नमस्कार दोस्तों, जेके सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आईसीआर IARA टेक्नीशियन T1 एग्जाम का जो सोशल साइंस है उसका एक मॉक टेस्ट है वो लेकर आए हैं। इस मॉक टेस्ट में आपको पूरे 25 क्वेश्चंस है वो देखने को मिलेंगे। पूरा जो सोशल साइंस का सिलेबस दे रखा है उसी के ऊपर हमने 25 क्वेश्चंस है वो तैयार किए हैं। बिल्कुल आपका जो पेपर आएगा उसी के पैटर्न के अकॉर्डिंग ये पूरा मॉक टेस्ट है वो हमने तैयार किया है। तो इसमें आप जरूर से अपना स्कोर चेक करें कि आपको इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस है वो आ रहे हैं। उसके बाद हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका स्कोर है वो कितना रहा है। तो आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो डे फ्रेंड्स, आज का हमारा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो रक्त एंड जो लोह की नीति है, ब्लड एंड आयरन की जो पॉलिसी है उसका अवलंबन या फिर उसको फॉलो है वो किसने किया था। तो रक्त एवं लोह की नीति का जो अवलंबन उसको फॉलो है वो बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था? बिस्मार्क ने इस रक्त एवं लोह की नीति को अपनाया था। और बिस्मार्क जो है वो ऑस्ट्रिया का चांसलर बना था। कब बना था? ये बना था 1832 में। तो ये प्रश्न भी आपके एग्जाम्स में आ सकता है कि जो बिस्मार्क है वो ऑस्ट्रिया का चांसलर है वो कब बना था। तो ये 1832 में ऑस्ट्रिया का चांसलर बना था और इसी ने रक्त एवं लोह की नीति है वो अपनाई थी। तो बिस्मार्क है वो इस प्रश्न का सही जवाब हमारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन लाल मिट्टी की विशेषता नहीं है। तो रेड सोल जो होती है, लाल जो मिट्टी होती है उसकी विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है। 4 ऑप्शन है, उनके अकॉर्डिंग हमको ये बताना है ABCD में से कौन सा ये होगा। तो इसमें पहला जो ऑप्शन है वो है वे पुराने क्रिस्टलीय एवं कायांतरित चट्टानों के अवक्षय से प्राप्त होते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। लाल जो मिट्टी है उसी के रिकॉर्डिंग की जो लाल मिट्टी होती है वे पुराने क्रिस्टलीय और कायांतरित जो चट्टान होते हैं उनके अवक्षय द्वारा बनती हैं। नेक्स्ट इसमें आयरन ऑक्साइड होता है, ये बात भी सही है। आयरन ऑक्साइड उपस्थित होता है इसीलिए उसका रंग है वो लाल होता है। नेक्स्ट इसमें जल धारण करने की उच्च क्षमता होती है। तो ये बात है ये इसकी गलत हो गई, क्योंकि इसमें जल धारण करने की जो क्षमता होती है वो कम होती है। तो ये बात भी गलत है। नेक्स्ट इसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है, ये बात भी इसमें गलत बता दी गई है। तो ऑप्शन डी है वो हमारा सही होगा कि 3 और 4 है, ये दोनों विशेषताएं हैं लाल मिट्टी में नहीं होती हैं। तो 3 और 4 ऑप्शन डी है वो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक संवेदनशील प्रजाति है। तो भारत में एक संवेदनशील प्रजाति हमसे पूछी गई है, वल्नरेबल जो स्पीसीज है वो कौन सी हो जाएगी। तो स्पीसीज का कई प्रकार है, जिसमें कई प्रकार के जैसे आप देखते हैं लुप्त प्रजाति हो गई, कोई रेयर प्रजाति हो गई, उसी में ये संवेदनशील प्रजाति आती है। तो इनको आप एक बार जरूर देख कर जाएं, एग्जाम से पहले एनसीईआरटी की बुक्स में आपको मिल जाएंगे या फिर नेट पर आप सर्च करेंगे कि जो स्पीसीज हैं उनकी विभिन्न जो प्रजातियां हैं कि IUCN के द्वारा जो प्रजातियां बनाई गई हैं कि रेड डाटा बुक्स में अलग प्रजाति है, उसमें कौन सी जो प्रजाति के जो जीव है वो अभी नष्ट होने की कगार पे है। तो उन सब की लिस्ट बना रखी है, उनको आप एक बार जरूर एग्जाम से पहले चेक करें, क्योंकि उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। तो संवेदनशील प्रजाति है वो कौन सी हो जाएगी। तो इसमें नीली भेड़ और एशियाई जो हाथी है तो ये दोनों है हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए और बी, नीली भेड़ और एशियाई हाथी, ये दोनों क्या है संवेदनशील प्रजाति के अंतर्गत इसको माना जाता है। तो ऑप्शन डी है वो हमारा इसमें करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का एकमात्र उद्योग कौन सा है जो आत्मनिर्भर है। तो भारत का एकमात्र ऐसा उद्योग है जो खुद आत्मनिर्भर है, तो वो कौन सा हो जाएगा। वो है हमारा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वस्त्र उद्योग है, ये भारत का पूर्णतः आत्मनिर्भर है। यह दूसरे के ऊपर कोई आश्रित नहीं है, खुद आत्मनिर्भर है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो आत्मनिर्भर है। तो इसमें सभी जो कच्चा माल वगैरह होता है और भारत का ही प्रोडक्ट इसमें बनता है। तो भारत है इसमें खुद क्या है, इसमें पूर्णतः आत्मनिर्भर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट में आयरन की मात्रा क्रमशः होती है। तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट जो लोह एस्क होता है उसी में 2 एस्क होते हैं लोह के, मैग्नेटाइट और एक होता है हेमेटाइट। तो इनमें लोह जो आयरन होता है, लोह एस्क आयरन और होता है, उसकी जो प्रतिशत मात्रा है वो हमसे पूछी गई है। तो हेमेटाइट जो होता है इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है Fe2O3। क्या होता है? Fe2O3।
ये होता है हेमेटाइट का आपका फॉर्मूला होता है। तो इसमें लगभग 69.9% आयरन ओर है वो होता है, तो लगभग 70% हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें होता है जो मैग्नेटाइट, इसका फॉर्मूला होता है वो Fe3 और O4। तो ये होता है, ये किसका होता है, ये मैग्नेटाइट का फॉर्मूला होता है, और इसमें लगभग 72.4% जो आयरन है वो होता है। तो 70 और 72% है वो हमारा इसमें ऑप्शन के कोडिंग है वो सही हो जाएगा। तो अनुमानित कितना हो जाएगा, 70 और 72%। जो हेमेटाइट होता है उसमें 70% होता है, और जो मैग्नेटाइट होता है उसमें लगभग 72% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति के जानवर एक दुर्लभ प्रजाति है। तो कौन सी प्रजाति ऐसी है जिसके जो जानवर है वो रेयर स्पीसीज की श्रेणी में आते हैं। तो रेयर स्पीसीज मतलब वो प्रजातियां या जानवर जो क्या होने वाले हैं, अभी बहुत कम दिखाई देते हैं, मतलब वो अभी नष्ट होने वाले हैं। तो दुर्लभ प्रजाति मतलब उनको अगर हम कई सालों में देखें तो एक आधा हमें दिखाई देता, तो वो रेयर स्पीसीज की श्रेणी में आते हैं। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो इसमें जो जंगली एशियाई भैंस है, वाइल्ड जो एशियाटिक बफेलो है, वो इसमें रेयर स्पीसीज की जो प्रजाति है उसी में शामिल है। तो ऑप्शन ए है वो हमारा इसमें सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रुंटलैंड आयोग द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट का नाम क्या था। तो नॉर्वे की जो एक प्रधानमंत्री थी जिसका नाम क्या था, ग्रो हरलेम ब्रुंटलैंड। तो उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की थी। ये रिपोर्ट थी पर्यावरण और विकास पर जो संयुक्त राष्ट्र का विश्व आयोग था, या फिर सतत विकास का जो सुपोषण विकास, ये जो इन्होंने जारी किया था सतत विकास का बारे में, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसी के ऊपर एक रिपोर्ट इन्होंने तैयार की थी। किसने की थी, नॉर्वे के जो प्रधानमंत्री थे। तो उस रिपोर्ट का जो नाम था वो क्या था, तो उस रिपोर्ट का नाम था हमारा साझा भविष्य। क्या हो जाएगा, हमारा साझा भविष्य, आवर कॉमन फ्यूचर। तो उस रिपोर्ट का नाम यही था, और जो 1987 में ये रिपोर्ट है ये आई थी। जो नॉर्वे के जो प्रधानमंत्री है ब्रंटलैंड, उन्होंने ये रिपोर्ट है वो तैयार की थी 1987 में। तो इसमें क्या नाम था उसका, आवर कॉमन फ्यूचर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में प्रयुक्त जल संचयन की विधि नहीं है। तो 4 ऑप्शन है, उनमें से बताना है कि कौन सी वाटर हार्वेस्टिंग की जो प्रणाली है वो राजस्थान में यूज नहीं की जाती है। तो वो कौन सी हो जाएगी, जोड़ है ये भी राजस्थान में प्रयुक्त होते हैं, खादीन या फिर खड़ीन है ये भी यूज होते हैं, टांका है वो भी यूज होता है। जो गुल्स होते हैं ये राजस्थान में नहीं होते हैं। गुल्स जो होते हैं ये हिमालयी जो क्षेत्र है, जो पर्वतीय हिमालयी क्षेत्र है वहाँ पर इनका प्रयोग किया जाता है। ये एक प्रकार के डाइवर्सन चैनल होते हैं जिनके द्वारा सिंचाई है वो की जाती है। तो गुल्स है वो राजस्थान में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुंबई हाई किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जो मुंबई हाई एक जगह है तो वो किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो मुंबई हाई है ये जो पेट्रोलियम है उसके उत्पादन के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। यहाँ पर पेट्रोलियम और जो खनिज तेल और जो नेचुरल गैस है वो इस यहाँ से निकाली जाती है, और भारत की लगभग 63% जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम उत्पाद है वो यहीं से निकाला जाता है। तो पेट्रोलियम के लिए ये मुंबई हाई है, ये जगह ये फेमस है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल नहीं है। तो कौन सा विषय या सब्जेक्ट है जो यूनियन लिस्ट में शामिल नहीं है। तो यूनियन लिस्ट में आप सभी को पता होगा जो राष्ट्रीय महत्व के जो विषय होते हैं वो शामिल होते हैं, जिन पर कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो केंद्र सरकार को ही प्राप्त होता है। तो यूनियन लिस्ट में 4 ऑप्शनों में से कौन सा शामिल नहीं है। तो पुलिस, कृषि और सिंचाई ये सभी तो शामिल नहीं। तो ये जो शामिल है ये हमसे पूछा गया है, तो इसमें विदेशी मामले हैं ये इसमें शामिल है। क्या हो जाएगा, जो फॉरेन अफेयर्स है ये यूनियन लिस्ट जो है उसमें शामिल है। जो पुलिस, कृषि, सिंचाई ये किस में है, ये राज्य सूची में शामिल है। तो फॉरेन अफेयर है ये हमारा यूनियन लिस्ट में शामिल है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश अधिकारी स्थानीय स्वशासन से जुड़ा है। तो कौन सा ब्रिटिश अधिकारी है जो स्थानीय स्वशासन के साथ जिसका नाम जुड़ा हुआ है, जिसको स्थानीय स्वशासन का जनक भी बोला जाता है। तो वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा लॉर्ड रिपन। कौन सा हो जाएगा, लॉर्ड रिपन जो है
उसको स्थानीय स्वशासन का जनक भी बोला जाता है। इन्होंने 1882 में, डेट जरूर याद रखें कि जो 1882 में स्थानीय स्वशासन है उसकी भारत में शुरुआत है वो की थी। तो लॉर्ड रिपन को इसीलिए भारत में स्थानीय स्वशासन है उसका जनक है वो बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सरदार को छोटा कॉर्पोरेल भी कहा जाता है? तो छोटा कॉर्पोरल है वो किसको बोला जाता है, ये हमसे पूछा गया है। लिटिल कॉर्पोरल है वो किसको बोला जाता है? तो ये बोला जाता है नेपोलियन बोनापार्ट को। किसको? नेपोलियन बोनापार्ट है उसको छोटा कॉर्पोरल के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन सी है वो हमारा इसमें सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अकबर के शासन के दौरान राजस्व बंदोबस्त के प्रवर्तक कौन थे? तो अकबर का जब शासनकाल चल रहा था तो उस समय जो राजस्व बंदोबस्त, रेवेन्यू सेटलमेंट का जो कार्यभार सौंपा गया था वो किसको सौंपा गया था? तो रेवेन्यू सेटलमेंट का इन्वेंटर था वो कौन था? तो वो था राजा टोडरमल। कौन सा था? राजा टोडरमल। ये अकबर का जब शासनकाल था जब वहाँ के क्या थे? ये वित्त मंत्री थे। तो राजा टोडरमल है वो इसमें हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी ने आंदोलन के दौरान करो या मरो का उत्साहजनक नारा दिया था। तो गांधी जी ने कौन से आंदोलन के दौरान करो या मरो का जो नारा है वो दिया था? डू और डाई का जो स्लोगन है वो गांधी जी ने कौन से आंदोलन के दौरान दिया था? तो ये जो नारा दिया था ये गांधी जी ने भारत छोड़ो जो आंदोलन है उसके दौरान ये नारा इन्होंने दिया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन, इसको अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। और ये क्यों हुआ था? जो क्रिप्स मिशन आया था उसकी विफलता के कारण ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो शुरू किया गया था। और इसी आंदोलन के चल रहा था उसी समय जो 8 अगस्त, डेट कब है कि 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने जो गोवालिया टैंक मैदान है बॉम्बे में वहाँ पर एक ये जो नारा है ये दिया था। कौन सा नारा दिया था? करो या मरो का। तो भारत छोड़ो आंदोलन है वो इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस समाज सुधारक को पेरियार कहा जाता है? तो पेरियार के नाम से किस समाज सुधारक को जाना जाता है? तो ये एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। इन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन है वो भी शुरू किया था। तो इसीलिए इनको पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। कौन हो जाएंगे वो हैं ईवी रामास्वामी नायकर। कौन से हो जाएंगे? ईवी जो रामास्वामी नायकर हैं, जिनका पूरा नाम क्या है? इरोड वेंकटप्पा रामास्वामी नायकर। तो ये है, इनको पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने द्रविड़ आंदोलन का जनक भी इनको कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है वो हमारा इसमें सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो बारडोली जो सत्याग्रह हुआ था, बारडोली सत्याग्रह, उसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था वल्लभ भाई पटेल ने। किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने जो बारडोली सत्याग्रह है उसका नेतृत्व है वो किया था। बारडोली में वहाँ पर किसानों से क्या लिया जाता है? ज़्यादा कर्ज है वो लिया जाता था, इसलिए वहाँ पर ये सत्याग्रह है वल्लभ भाई पटेल ने शुरू किया था। और वहीं पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को वहाँ पर सरदार की उपाधि है वहाँ की बारडोली की महिलाओं ने उनको दी थी। और ये जो आंदोलन हुआ था ये जून 1928 में हुआ था। कब हुआ था? जून 1928 में। और बारडोली कहाँ पर हुआ था? ये गुजरात में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता के लिए ग्रीक संघर्ष या क्रांति किस वर्ष शुरू हुई थी? तो स्वतंत्रता के लिए ग्रीस में क्रांति हुई थी। तो ग्रीस की जो क्रांति हुई थी उसकी शुरुआत है वो कब हुई थी? तो ग्रीस की क्रांति की शुरुआत हुई थी वो 1821 में हुई थी। कब हुई थी? 1821 में इसकी शुरुआत हुई थी। और ये 1829 तक ये क्रांति है वो चलती रही थी। 1821 से लेकर 1829 तक। डेट भी याद रखें तो 21 फरवरी 1821 को ये जो ग्रीक है वहाँ पर यूनान में क्रांति है वो शुरू हुई थी। ओटोमन साम्राज्य के खिलाफ इन्होंने जो ओटोमन साम्राज्य से स्वतंत्रता के लिए वहाँ पर इन्होंने क्रांति है वो की थी। और ये 29 सितंबर 1829 तक ये जो क्रांति है वो चलती रही थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? तो कौन सी घटना है वो सबसे पहले घटित हुई? 4 घटनाएं बताई गई हैं। साइमन कमीशन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, पूर्ण स्वराज्य का संकल्प और असहयोग आंदोलन। तो इनका आपको क्रम है वो पता होना चाहिए। साइमन कमीशन है वो कब आया था? वो तैयार 1927 में हुआ था। 1928 में भारत आया था। तो 1927-28 है वो इसका क्रम हो जाएगा।
नेक्स्ट आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, ये कब हुआ था? ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट आता है इसमें पूर्ण स्वराज, इसकी मांग है वो 1929 को की गई थी। नेक्स्ट आता है हमारा नॉन कॉर्पोरेशन जो मूवमेंट है, असहयोग आंदोलन, वो कब हुआ था? वो 1920 और 22 में हुआ था। 1920-22 में ये आंदोलन हुआ था। तो इस प्रकार से आपको पता लग गया होगा कि सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई। तो सबसे पहला हुई थी वो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये घटना है वो कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम को पारित किया गया था। तो वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण जो अधिनियम है वो कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1981 में। कब किया गया था? 1981 में वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण जो अधिनियम है वो पारित किया गया था। पूरी डेट याद रखें तो आप 29 मार्च क्या हो जाएगा? 29 मार्च 1981। 1981 में ये अधिनियम है वो पारित किया गया था। तो ऑप्शन बी है 1981, वो हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय ने भारी मुनाफा कमाया था और शक्तिशाली बन गए थे। तो प्रथम विश्व युद्ध जब चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वार जब चल रहा था, तो कौन से भारतीय थे जिन्होंने भारी मुनाफा है वो अधिक से अधिक लाभ प्रॉफिट है वो कमाया था और पावरफुल है वो बन चुके थे? तो वो किन्होंने कमाया था? वो कमाया था व्यापारी और जो उद्योगपति हैं, मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलाइजिस्ट जो थे, उन्होंने सर्वाधिक इसका लाभ उठाया था और वो ज़्यादा प्रॉफिट इन्होंने कमाया था और वो बहुत ज़्यादा क्या बन चुके थे? पावरफुल बन चुके थे। तो ऑप्शन सी व्यापारी एवं उद्योगपति है वो हमारा इसमें सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है हमारा, देश का पहला आपदा प्रबंधन संस्थान किस शहर में स्थापित किया गया था? तो देश का पहला फर्स्ट डिजास्टर मैनेजमेंट जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था लातूर महाराष्ट्र में। कहाँ पर किया गया था? लातूर महाराष्ट्र में। सीआरपीएफ की जो बटालियन है उसके द्वारा इसको शुरू किया गया था। 2008 में इसको शुरू किया गया था। तो लातूर महाराष्ट्र है वो हमारा इसमें सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बहुजन समाज पार्टी बसपा कांशीराम के नेतृत्व में वर्ष में गठित एक राष्ट्रीय पार्टी है। तो बसपा है बहुजन समाज पार्टी। तो इसकी स्थापना किसने की थी? कांशीराम ने की थी। तो कांशीराम ने इसकी स्थापना कब की थी? वो की थी 14 अप्रैल। कब की थी? 14 अप्रैल 1984 को। कब की थी? 14 अप्रैल 1984 को इसकी बहुजन समाज पार्टी बसपा की जो इन्होंने स्थापना है वो की थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म दिवस पर इसकी स्थापना है वो की है और ये क्या है? राष्ट्रीय पार्टी है। तो ये बातें भी आपको याद होनी चाहिए। स्थापना किसने की थी? कांशीराम ने की थी बहुजन समाज पार्टी की। इसका चुनाव चिन्ह क्या है? इसका चुनाव चिन्ह है वो हाथी है। अगला प्रश्न है हमारा, नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। तो चार ऑप्शनों में से बताना है कि कौन सा एक रिन्यूएबल सोर्स है। रिन्यूएबल सोर्स मतलब जिसका उपयोग है वो हम कर सकते हैं, उसके बाद में वो दोबारा से है वो उसका प्रयोग है वो हम कर सकते हैं। मतलब इसमें जो भूजल है क्या हो जाएगा? जो ग्राउंड वाटर है, एक बार मान लो पानी खत्म हो गया तो बरसात हो गई तो वापस से भूजल का स्तर है वो ऊपर आ सकता है। तो इसलिए इसको नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण के रूप में माना जाता है। पेट्रोलियम, कच्चा तेल और जो कोयला संसाधन है ये एक बार खत्म हो गए तो वापस है वो नहीं आ सकते। तो भूजल है वो हमारा नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक खरीफ ऋतु की फसल है? तो खरीफ की फसल हमसे पूछी गई है। तो खरीफ की फसल है वो कौन सी हो जाएगी? वर्तमान में जो अभी जो टाइम में चल रहा है उस समय जो कौन सी फसल बोई हुई है? तो वो बोई हुई है रबी की फसल। तो रबी की फसल में कौन कौन सी बो रखी है ये आपको पता होगा। गेहूं बो रखा है, जौ बो रखा है और चना बो रखा है। तो चावल है ये आपकी क्या हो जाएगी? ये खरीफ की फसल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? चावल है, राइस है, ये एक खरीफ की फसल होती है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में किस स्तर के चुनाव बिना राजनीतिक दलों के लड़े जाते हैं? तो भारत में कौन से स्तर के जो चुनाव हैं वो बिना राजनीतिक दलों के, बिना पॉलिटिकल पार्टीज के लड़े जाते हैं? उनमें कोई पॉलिटिकल पार्टी है वो
उसमें नहीं होती है, तो वो हो जाएगी हमारे पंचायत स्तर के जो चुनाव होते हैं, सरपंच और पंच के जो चुनाव होते हैं, उनमें कोई क्या नहीं होती है, राजनीतिक पार्टी है वो नहीं होती है। तो पंचायत स्तर के चुनाव हो वो हमारा इसमें सही जवाब हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, ये थे आज का हमारा जो सोशल साइंस का मॉक टेस्ट है, उससे रिलेटेड 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके एग्जाम में बहुत कम समय बचा हुआ है, तो इसलिए आप रेगुलरली है वो क्लासेज हैं वो अटेंड करते रहें, क्योंकि आपको इसमें साइंस, सोशल साइंस में पूरे 25 में से 25 है वो क्वेश्चन को आपको सही करके आना है। एक क्वेश्चन हमने आपके लिए रखा है कि आप इसका आंसर है वो हमें कमेंट में बताएं कि जो वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की जो स्थापना है वो किस वर्ष में हुई थी। तो ये क्वेश्चन का जवाब है वो आपको बताना है, बिना गूगल किए हुए आपको ये जवाब हो वो हमें कमेंट में बताना है कि वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष से हुई थी। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम। तो ये जो प्रश्न है वो आप जवाब इसका जरूर बताएं। ये प्रश्न है, ये जो वियतनाम वाला टॉपिक है, इंडो चाइना वाला जो टॉपिक है, ये 2016 में इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए थे, परंतु इस बार पूछने के बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये एनसीईआरटी ने अपनी बुक से हटा दिया है। फिर भी आप इस क्वेश्चन का जवाब है वो हमें जरूर से बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर ले, वहाँ पर इसकी PDF है वो आपको मिल जाएगी।